हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट 3 डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर रखा है। आईएससी क्लास 12 के लिए आईएससी कॉमर्स का जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर। उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट में मैंने बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालाइज करना। क्योंकि अगर बिजनेस अगर अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज नहीं करेगा तो वो बिजनेस डेवलप नहीं कर सकता। इसमें दो तरीके का इन्वायरमेंट हम लोगों ने देखा था। माइक्रो वाला देखा था, वो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, और मैक्रो के बारे में हमने थोड़ा सा बाद में जाना था। उसी में हमने दो इकोनॉमिक और एक सोशल इन्वायरमेंट, दो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमने पढ़ रखा था जो कि मैक्रो के अंदर था, है कि नहीं। मैक्रो के अंदर हमने एक तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ा था और जो दूसरा पढ़ा था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, और जो दूसरा है वो हमने सोशल इन्वायरमेंट पढ़ा था, है कि नहीं। आज हम लोग खत्म करेंगे इस चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आगे बोला गया। अगर देखा जाए इसके आगे कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट किस तरीके का होता है और किस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट डाल सकता है। अब सोचो जैसे कि अभी एआई आया, तो एआई की आने की वजह से एआई क्या है, एक तरीके का टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का चेंज होने की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो बिजनेसेस के डिसीजन चेंज हो रहे हैं कि नहीं। बिजनेसेस या प्रॉफिट जो बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रहा है वो अपने बिजनेस को ग्रो भी कर पा रहा है, और जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहा है वो अपने बिजनेस को सही तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा। सिंपल सा लॉजिकल है जो कि समझ में आना चाहिए। तो यहाँ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट refers to the state of a science and technology in a country and related aspects such as the rate of technological changes, कि वहाँ पर किस तरीके के स्तर पर टेक्नोलॉजी के चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा कोई कंट्री ऐसा रहता है कि टेक्नोलॉजी जहाँ पर बहुत तेज़ी से चेंज होता है, जैसे हमारे देश में जो 5G है या फिर जो 6G है, ठीक है। 6G अब साथ में लॉन्च होने वाला सुनने में आ रहा है, और 5G भी लगभग साथ में ही लॉन्च हुआ। उसके पहले 4G था, 4G टेक्नोलॉजी आया था, वो बहुत दिन के बाद हमारे देश में आया था। अमेरिका में वो 4 साल पहले आ चुका था। तो हम लोग उतने पीछे चल रहे थे। लेकिन अगर कोई भी बिजनेस जैसे ही टेक्नोलॉजी आया, जैसे ही एआई आया, वैसे ही वो अपने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दिया या अपने वो जो भी काम कर रहा है उसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो अपना ग्रोथ भी उसी तरीके से कर चलेगा। तो वही बोला गया कि एस्पेक्ट कैसा है, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसा है, इंस्टीट्यूशन कैसा है। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं जो कि इन सब सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सही मायने में सपोर्ट करके चल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और नई टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च है वो क्या सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला गया रोबोट आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री। आजकल क्या हो रहा है देख रहे होगे कि रोबोट ही साफ सफाई कर रहा है, रोबोट ही क्या कर रहा है, सामान वहाँ से बन रहा है तो वहाँ से सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेबर डिस्प्लेस हो रहा है रोबोटिक्स से। इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब कोई इंडस्ट्री मान लो लेबर से काम कराता है तो लेबर का एक तो कॉस्ट ज़्यादा है कि नहीं। अगर कोई बिजनेस है वो लेबर से अगर काम करवा रहा है तो लेबर का कॉस्ट आने वाले समय में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मशीन क्या होंगे, एक मशीन जो होता है वो बिना थके दिन रात काम कर सकता है, लेकिन लेबर जो है वो नहीं काम कर सकता। तो इन दोनों को किस तरीके से मिलाकर चला जाए वो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा सकता है। जैसे पहले अगर देखा जाए डिजिटल वॉच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अ ट्रेडिशनल वॉच। जैसे आजकल डिजिटल वॉच आ गया, जो ट्रेडिशनल वॉच होते थे जिसमें घड़ी टिक टिक करके चलता था, उसके अब डिमांड धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं और आने वाले समय में होते जाएंगे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि रेडियो को रिप्लेस किया गया है कि रेडियो रिप्लेस हो गया सब। अब जैसे जैसे कलर टीवी आ रहा है, कलर टीवी आया तो जो ब्लैक एंड टीवी था वो एक तरीके से खत्म हो गया। टीवी आने के बाद से जो रेडियो का जो एक वजूद था वो धीरे धीरे खत्म होते चला गया। तो ये आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सब जो भी नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब सारा नोट्स इसी तरीके का आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला तो हो गया था इकोनॉमिक, हमने पढ़ रखा था सेकंड पार्ट में। दूसरा हो गया हमारा सोशल, और तीसरा अभी हमने पढ़ा टेक्नोलॉजिकल। चौथा पढ़ते भाई, चौथा क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो कि अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया,
जहाँ पर पुलिस टीम हो गया, जहाँ पर सरकारें सही तरीके से वर्क नहीं करती, वहाँ पर कोई भी बिजनेस जाना नहीं चाहेगा। या भी पाकिस्तान हो गया जहाँ पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ठीक नहीं है कि सरकार कब पलट जाए कब नहीं पलट जाए। चाइना में, इंडिया में क्यों ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने का इच्छा जताते हैं? क्यों? एक तो यहाँ लेबर कॉस्ट कम है और दूसरा यहाँ इन्वायरमेंट ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सरकार, तो एक सरकार आई तो एक साल के बाद दूसरी सरकार आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होता है। सेम उसी तरीके से देखो यहाँ पर वही बोला गया है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फोर्सेस कंसर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक अफेयर, कि जो भी पब्लिक अफेयर्स है, जो भी पब्लिक में चीज़ें जो अवेलेबल है, जैसे कागज बनाना, बिजनेसेस के टैक्सेस देना, क्या उसमें एक सरल उपाय है या नहीं है? क्या वो सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया? तो अगर वो सब सही हो रहा है तो वो इम्पैक्ट ऑफ जो बिजनेस का इम्पैक्ट होता है वो बताने का काम करता है, वो बिजनेस जो है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। अगर जिस देश में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ठीक रहेगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर सही है, क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर सही है तो उस देश में जो बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरीके से पनप पाएगा। लेकिन अगर जिस देश में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, उस देश में बिजनेस इन्वायरमेंट बिल्कुल भी पनप नहीं पाएगा और वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हैम्पर करेगी आगे चलकर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लग गया मेन कॉम्पोनेंट्स कौन कौन है भाई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्या उस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचर ऑफ आइडियोलॉजी कैसा है, क्या उस देश में डेमोक्रेसी है या फिर ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर एक तरीके से मोनोपोली टाइप में कोई सरकार है जो कि अपने हिसाब से पूरी बिजनेसेस को रन करवाती है। तो उस देश में अच्छी तरीके से, जैसे कि चाइना आप बोलते हो कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक ही सरकार है जो बहुत सालों से काम करते हुए आ रही है। लेकिन वहाँ पर जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाता है, वहाँ क्या जाता है, जो FDI जाता है, वो कभी भी जो वहाँ की सरकार होती है मना नहीं करती, मतलब उन लोगों को सपोर्ट करती है। इसीलिए वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर बिजनेस करना और भी आसान हो जाता है, जहाँ पर बिजली सस्ते दामों में मिलती है, रोड की व्यवस्थाएं ठीक रहती है, वहाँ से पोर्ट का कनेक्शन अच्छा होता है, वहाँ से अगर कोई भी प्रोडक्शन हुआ है तो उसका सामान आराम से पोर्ट पर ले जाकर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट शानदार तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ सेंटर स्टेट की सरकारें अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, पॉलिटिकल फिलॉसफी कैसा है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कैसा है। ठीक है, उसका पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा है, पार्टी सिस्टम है कि इलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, फंडिंग कौन कैसे प्रोवाइड होता है। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस इशू, कि कोई भी बिजनेस इशू को कितना पॉलिटिक्स में लाया जाता है, वो सब भी देखती है। ठीक है, उसके बाद देखो फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और खास करके ये डिफेंस पॉलिसी, क्योंकि अगर जिस देश की डिफेंस पॉलिसी नहीं रहेगी तो अगर कभी भी किसी भी तरीके से उस देश में अटैक होता है तो वो बिजनेस सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अटैक होने का डर है भाई, तो वहाँ पर कौन सा बिजनेस जो है वो अपने करना चाहेगा, कौन सा पूंजी क्यों लगाएगा, पूंजी क्यों लगाएगा, कैपिटल है कि ये बात है। फिर आ गया रिलेशन ऑफ द कंट्रीज विद अदर, कि और मतलब क्या सिंपल सी बात है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ किस तरीके से रिलेशन, कंट्री 1 का जो कंट्री 2 के साथ रिलेशन कैसा है, मतलब एक तरीके से ग्लोबल इमेज कैसा है उस कंट्री का, क्या बोला जाएगा, ग्लोबल इमेज कैसा है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कैसा है, क्योंकि आप बाद में जब रिवाइज करो आपको पता चलता है। ठीक है, ग्लोबल इमेज कैसा, तो ये हो गया हमारा चौथा, जो कि आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ भाई, तब तक आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए लीगल। अब लीगल ना डायरेक्टली रिलेटेड रहता है पॉलिटिकल से, कि वहाँ की रेगुलेशन कैसे, वहाँ की लीगल इन्वायरमेंट कैसे है, टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, या वहाँ पर अगर कोई भी मामला फंस जाता है तो वहाँ की जुडिशियरी कैसे काम करती है, क्या जल्दी से क्लीन चिट देती है कि नहीं देती है। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, है कि, तो वहाँ पर फॉरेन कंपनी एक तरीके से इन्वॉल्व थी उस ट्रेजेडी को कराने में, तो उसको मतलब गलती से हुआ था, बाद में चला कि कोई जानबूझकर उसमें फॉल्ट था, मिस्टेक्स था, सही तरीके से उसको चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया था, तो वो क्या हुआ कि एक गलत इमेज गया वहाँ पर। एक तो वहाँ का जो फॉरेन कंपनीज था वो भी गलत किया, और यहाँ की भी हमारी सरकार ने या हमारी जो जुडिशियरी थी उन्होंने क्या करा था, एक तरीके से उसको भी सबक सिखाया, ताकि जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज की कोई भी अगर बिजनेसेस यहाँ पर आए तो गलत तरीके से बिजनेस ना करें, है कि नहीं। तो यहाँ की हमारी लीगल इन्वायरमेंट टाइट है भाई, इसका मतलब बिजनेस जो भी करेंगे वो अच्छे से करेंगे, ना कि यहाँ पर कोई करप्शन होगा। तो ये ऐसी चीज़ें सब देखती हैं बिजनेसेस। तो बिजनेस हैज़ टू फंक्शन
विद इन द फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ अ लॉ, कि जो भी देश का कानून, जैसे कि मान लो कोई अमेरिका की कंपनी है, वो आकर इंडिया आ रही है, तो सिंपल सी बात है भाई, तो इंडिया के कानून के मुताबिक जो होगा, इंडिया के लॉ के मुताबिक ही तो वो अपनी कंपनी को हमारे देश में रजिस्टर करेगी, है कि? तो वो कानूनन रूप से सही होना चाहिए। तो वो कानून देखती है कि कौन सा देश का कानून अच्छा है, कौन सा देश जो है वो कानून ज़्यादा सख्त बना रहा है, तो ज़्यादा सख्त बनाएगा वो भी ठीक है। और मान लो कि उसको एक पेपर ही बनाना है, और पेपर ही बनाने में उसको मान लो कि 1 महीना 2 महीना लग रहा है, एक बिजनेस का पेपर ही या रजिस्ट्रेशन ही कराना है उसको अपने बिजनेस का, उसी में समय लग रहा है, तो वहाँ पर बिजनेसेस नहीं जाएंगे, है कि? तो लीगल इन्वायरमेंट ठीक रखना जरूरी है। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है सिटीजन्स के भाई, लॉ कंसर्निंग प्रमोशन कैसा, वहाँ पर ऑपरेशन कैसा है, एक्सपेंशन, बिजनेस का एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, क्या अगर कोई बिजनेस है वो वहाँ अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है तो उसको सरकार, गवर्नमेंट परेशान तो नहीं कर रही है, या वहाँ का बना हुआ जो कानून है वो परेशान तो नहीं कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें लिखी जाती है, ठीक है? उसके बाद जुडिशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री एंड जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन से कैसा है कि कोर्ट खास करके जो हाई कोर्ट होता है और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सही तरीके से वर्क करती है कि नहीं करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद इन रिसेंटली अगर देखा जाए तो सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन हुआ है, टेकन प्लेस इन द वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन गवर्निंग बिजनेस इन इंडिया। अभी हाल ही में बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए गए हैं जिससे बिजनेस करना हमारे देश में बहुत ही आसान हो गया, ताकि हम लोग आगे 10-15 सालों में, 20 सालों में जाकर एक चाइना को कंपटीशन दे पाए, ताकि हमारे देश में ज़्यादा प्रोडक्ट बने। और चूंकि हमारे देश में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मान लो हमारे देश में अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनेगा तो सिंपल सी बात है हमारे देश की जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी, और जीडीपी भी ग्रो नहीं करेगी तो इसका मतलब ग्रोथ भी नहीं होगा। क्लियर सा लॉजिक है कि नहीं? तो ये तीनों जरूरी है कि प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनना, जीडीपी भी ज़्यादा होना, और साथ ही साथ ग्रोथ का भी ज़्यादा होना, और ये तीनों के साथ में सिंक्रोनाइज वे में हो रहा है, मतलब वो देश डेवलप कर रहा है। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या किया गया रिसेंट ईयर में, रिमूवल ऑफ कंट्रोल ओवर अ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा कंट्रोल, जो बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा जा रहा है, जो फॉरेन कंपनीज भेज रही हैं, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिबरलाइज किया गया। क्या किया गया? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो मतलब एफडीआई, इसका डायरेक्ट मतलब क्या है? एफडीआई। देखो बेसिक से अंतर है क्योंकि समझना है। अगर कोई बोलेगा कि एफडीआई और एफडीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है भाई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो समझना। अगर बाहर की कोई कंपनी, जैसे मान लो कि अमेरिका की कोई कंपनी, अमेरिका कंपनी मान लेते हैं एप्पल की कंपनी, ठीक है, आईफोन जो बनाती है, ठीक है, एप्पल की कंपनी, अगर एप्पल की कंपनी हमारे देश में, इंडिया में आ रही है, और इंडिया में आकर वो एक एप्पल की प्लांट लगा, ठीक है, प्लांट लगाने का मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है। क्या खोल रही है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है तो सिंपल सा लॉजिक क्या होगा कि बाहर विदेश का पैसा, क्योंकि अगर ये एप्पल कंपनी आ रही है तो बाहर से डॉलर हमारे देश में ला रही है ना, क्योंकि डॉलर का इस्तेमाल करते ही तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जा रहा है। अब जब आएगा तो बाहर अगर विदेश का पैसा हमारे देश में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन, विदेश से डायरेक्ट पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में हमारे देश में है, इसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो रिसेंट चेंजेस हमारा क्या क्या हुआ? एक तो और हुआ, नाउ द कंपनीज इन द फॉरेन कंट्रीज कैन डायरेक्टली इशू अ शेयर्स। अब क्या है कि कंपनीज जो है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में है, वो डायरेक्टली शेयर्स को भी इशू कर सकती है इंडिया में। मतलब क्या है कि इंडिया में कोई भी कंपनी, मान लो कि अमेरिका की, अब अमेरिका की कोई कंपनी है तो अमेरिका की कंपनी हमारे देश में शेयर्स को इशू कर सकती है। अब हमारे देश में शेयर्स इशू करेंगे तो हमारे देश के लोग उसको खरीद भी सकते हैं, ठीक है, और हमारे देश के लोग, हमारे देश की कंपनी बाहर के देशों में भी शेयर्स को इशू कर सकती है, तो बाहर के लोग भी, ठीक है, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म हो जाता है जो कि आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये ग्रेजुएशन लेवल पढ़ते हैं एडीआर, जीडीआर, ठीक है, ये आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, आईडीआर, ठीक है। तो ये सब चीज़ आगे पढ़ना है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इंटीग्रेटेड डिपॉजिटरी, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है, या इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट भी बोलते हैं कभी इसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ आगे पढ़ना है, बस यहाँ पर ये बात याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ये खत्म हो गया हमारा क्या? इन्वायरमेंट। कौन? मैक्रो इन्वायरमेंट खत्म हो गया।
अब आते हैं हम लोग स्वॉट एनालिसिस पर। अब स्वॉट एनालिसिस क्या है भाई वो समझते हैं। देखो स्वॉट का मतलब देखो SWOT। SWOT का मतलब, एस का मतलब क्या है स्ट्रेंथ। एक कोई बिजनेस है, मान लो एक बिजनेस है, एक बिजनेस चार चीज़ों को देखकर चलती है। क्या कि भाई उसका स्ट्रेंथ क्या है। मान लो कि कोई कंपनी है, वो स्नीकर्स भी बनाती है, स्नीकर्स आता है भाई, और एक लेदर्स के शूज भी बनाती है, ठीक है, लेदर्स के शूज भी बनाती है। तो मान लो कि उसका स्ट्रेंथ है स्नीकर्स, मार्केट में स्नीकर्स का डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो वो अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करे। दूसरा देखिए कि उसका वीकनेस क्या है। वीकनेस ये है कि स्नीकर्स जो दूसरी कंपनी है वो ज़्यादा बेच रही है इनसे, तो उनके अंदर क्या वीकनेस है, क्या उसका प्राइस ज़्यादा है, क्या वो सही तरीके से डिजाइन नहीं कर पा रहा है जूतों को। तो ये सब सारी चीज़ें वो वीकनेस के अंदर, मतलब कोई भी कंपनी चार चीज़ें देखती है। तीसरा क्या है अपॉर्चुनिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी का मारुति सुजुकी, ठीक है। मारुति सुजुकी को देखना कि मारुति सुजुकी आज जितनी भी कंपनीज की गाड़ी रोड पर दौड़ती हैं उसमें से 10 में से 5 जो गाड़ी है वो मारुति सुजुकी के दिखेगी, वो भी डिजाइन। क्यों भाई? क्योंकि इसने बहुत जल्दी ही भाग लिया था क्या अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी का मतलब कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या हो गया? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसने बहुत जल्दी भाग लिया था कि हमारे देश में आने वाले दशक में या आने वाले एक डेकेड में हमारे देश में क्या होगा, मिडिल क्लास बढ़ेंगे। तो मिडिल क्लास बढ़ेंगे भाई, तो उनको कौन सी गाड़ी चाहिए? उनको तो 20 लाख की गाड़ी चाहिए नहीं, उनको कौन सी गाड़ी चाहिए? उनको 7-8 लाख की गाड़ी चाहिए। और उसने उसी समय इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो नैनो कार इसलिए नहीं चला, सिंपल सी बात थी कि नैनो कार लेने में लोगों को शर्म आ रही थी कि 1 लाख में नैनो कार आ रही थी, 1 लाख में बुलेट भी आ रहा था। लेकिन बुलेट की जो इमेज है हमारी कंट्री में वो ज़्यादा अच्छा है इन कम्पेयर टू नैनो, इसलिए नैनो को बंद करना पड़ा। देख रहे हो? तो उसने अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से नहीं भापा टाटा ने, लेकिन मारुति सुजुकी ने बहुत अच्छी तरीके से भापा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके किया। और लास्टली क्या थ्रेड क्या है आपका, कि कोई बिजनेस में क्या थ्रेड है आने वाले समय में। जैसे अभी का थ्रेड क्या है, कोई भी बिजनेस अगर सही तरीके से काम कर रहा है उसका मेनली थ्रेड क्या होगा? AI। कि भाई AI को किस तरीके से हम हर एक चीज़ में बिल्ड करें, AI को किस तरीके से इस्तेमाल करके हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएं, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएं, अपने स्पीड को बढ़ाएं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 4 चीज़ें जिससे स्वॉट एनालिसिस कोई भी बिजनेसेस कर सकती हैं। इसको एक एक करना पड़ता है थोड़ा सा। देखो स्ट्रेंथ में क्या है? स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी of a country which can be used to gain the strategic advantage। स्ट्रेंथ क्या है कि आपके पास क्या कैपेबिलिटी है भाई, जिससे आप एक तरीके से एडवांटेज ले सकते हो और अपनी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो और कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकते हो। क्या है देखो यहाँ पर, और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर आपका स्ट्रेंथ क्या? स्ट्रेंथ को जानकर, जैसे आपका स्ट्रेंथ है मान लो कि यार इकोनॉमिक्स करना आपका स्ट्रेंथ है, अकाउंट्स में थोड़ा सा वीक है, तो अब इकोनॉमिक्स पे इतना ध्यान दो, अकाउंट्स में अगर 70 नंबर भी आ गए तो इकोनॉमिक्स में आपका 90 नंबर आ जाएगा, तो वो मैनेजेबल हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ को देखना बहुत जरूरी है और उस पर काम करना जरूरी है। जैसे कंट्री इज वाइड, जैसे कि हिंदुस्तान आपने देखा होगा हर एक साबुन पर, साबुन वगैरह HUL का लोगो लगा रहता है। इसने इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड में, सर्फ हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, सारी चीज़ को एक्वायर करके रखा है। सब अलग अलग ब्रांड के हैं, लेकिन सारे को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछा के रखा है कि वो अपने स्ट्रेंथ पर काम किया। उसका स्ट्रेंथ क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पकड़ना, और बहुत शानदार तरीके से उसने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पकड़ा और हर एक जगह तक पहुँचाने का काम जो है उसने किया। ठीक है, वीकनेस भी जानना जरूरी है भाई। अब आपको वीकनेस के बारे में पता नहीं लगेगा तो आप काम किस पर करोगे, है कि नहीं? तो वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशंस एंड अ कांस्टेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के लिए वो एक लिमिटेशन के काम के रूप में काम करता है कि उसको थोड़ा पीछे ढकेलने का, तो उस पर आप काम करते रहिए ताकि आप अपनी वीकनेस को और भी बढ़ा सकें। जैसे ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी इज द वीकनेस ऑफ सब कंपनी। ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी मतलब पुराना जमाना की टेक्नोलॉजी को चलाते हैं, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, उसके बावजूद भी पिछले जो टेक्नोलॉजी है उसी को ठीक ठाक है चला रहा है। एक जनरेटर मान लो कि एक टेंट वाला है, अब टेंट वाला क्या कर रहा है भाई, एक ही जनरेटर, अब नया जनरेटर आ गया है जो एक स्विच लगाएंगे तो हो जाएगा, अब हैंडल वाला घुमा घुमा के वो चला रहा है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी वाला भी जनरेटर आ गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा अचानक से अपने से, ठीक है, जो चार्जेबल भी आ गया है। तो अगर उसमें कोई टेंट वाला नहीं होगा तो उसका बचत कम होगा, क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल का कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा भाई, तो उसका बिजनेस भी सही तरीके से बढ़ेगा। तो वीकनेस समझना चाहिए और खास करके टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड,
और बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, उसके फंड में हमेशा शॉर्टेज रहती है, तो उसका फंड की शॉर्टेज ना हो उसको देखना चाहिए हमेशा, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन होता है जो सब बिजनेसेस के लिए होता है, लेकिन कोई एक दो बिजनेस ही होती है जो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़कर और आगे बढ़ पाती है। तो एक फेवरेबल कंडीशन है कंपनी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इनेबल्स द स्ट्रेंथ इट्स पोजीशन, जो कि अगर सही समय पर सही बिजनेस अगर हमने अपॉर्चुनिटी को देखकर उसको ग्रैब कर लिया तो वो आगे बढ़ सकता है। जैसे कि मारुति सुजुकी ने करा, और उसके बाद ही मारुति सुजुकी जो है एक लीडिंग कंपनीज बन गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके पहले नहीं थी। ठीक है, उसके पहले महिंद्रा वगैरह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। क्लियर, आज भी महिंद्रा काम कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मारुति सुजुकी की कार बिकती है उस हिसाब से महिंद्रा की कार नहीं बिकती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटी, जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 में मनमोहन सिंह की सरकार ने करा था। ठीक है, ये भी याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बैंकिंग सेक्टर भी हमारा देश का बढ़ा है, इंश्योरेंस सेक्टर भी बढ़ा है और टेली कम्युनिकेशन भी बढ़ा है। तो अगर आप लिबरलाइजेशन का फॉलो करके, क्योंकि आज सारी चीज़ें ग्लोबल हो गई हैं, अब कोई भी चीज़ आप यूएसए से मंगा सकते हैं और कोई भी चीज़ आप यूएसए भेज सकते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो गया है। ग्रोइंग डिमांड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आजकल क्या है, कंजम्पशन पावर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोगों का जो इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता चला जा रहा है तो डिमांड भी हर एक चीज़ का बढ़ेगा। डिमांड का मतलब जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंजम्पशन पावर हैज इंक्रीज फ्रॉम अ प्रीवियस डिकेड। ठीक है, लास्टली क्या है, थ्रेट। थ्रेट, अब थ्रेट क्या है? थ्रेट एक अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे वीकनेस है, तो वीकनेस और जो थ्रेट है वो दोनों, वीकनेस और जो थ्रेट है वो एक तरीके का अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन इन अ कंपनी ऑफ एक्सटर्नल environment which causes a damage and risk of its position। कि बाहर मान लो कि कॉम्पिटिटर आपका है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, आप बहुत कम तेजी से बढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, थ्रेट आपका ये है कि आने वाले 1 साल में 2 साल में अपने कॉम्पिटिटर के साथ मिलके चलो, ताकि आपका भी प्रोडक्ट उतना ही बिके जितना ही कॉम्पिटिटर का बिका। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज, और खास करके जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो स्मॉल कंपनीज, खास करके कौन, एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसकी डायरेक्ट कंपटीशन किससे होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसके वजह से जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं वो कहीं खोसी जाती है मार्केट में, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेती हैं और वो बढ़ते चली जाती हैं। तो वो सब थ्रेट जो है छोटी छोटी कंपनीज को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, और खास करके कंपनी को एनालाइज करके चलती ही चलती है। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर हुआ खत्म। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, और ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और इकोनॉमिक्स से डिमांड का चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो रखा है। अब हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।